हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर राजश्री। और हम बात कर रहे हैं आज प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायित्व की। जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला, इस पूरी मानव जाति के इतिहास का प्रथम महायुद्ध था जिसमें इतनी मात्रा में जन और धन की हानि हुई। अब ये विश्व युद्ध जो छिड़ा, इसमें जो विभिन्न देश हैं उन्होंने अपने अपने अलग मत व्यक्त किए और हर देश ने दूसरे देश को इसमें प्रत्यारोपित करने की कोशिश की कि ये युद्ध इसने शुरू किया। कुछ देशों ने कहा कि ये जर्मनी के द्वारा छेड़ा गया युद्ध था। कुछ ने कहा ये ऑस्ट्रिया के द्वारा था। कुछ ने रूस पर दबाव डाला कि रूस ने ऐसा किया। सभी देशों ने इस प्रकार एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए और इसी के तहत इस वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस युद्ध का वास्तविक उत्तरदायित्व हम किस पे सौंपेंगे। कौन सा ऐसा देश था जो अगर सही कदम उठाता तो ये विश्व युद्ध नहीं होता और इतनी मात्रा में जो जनहानि हुई वो ना होती। इस टॉपिक में हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम बात आती है कि इस युद्ध का उत्तरदायित्व हम किसको दें। तो जिस प्रकार युद्ध के बाद जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ उसमें वर्साई की संधि हुई और इसकी धारा 231 के अंतर्गत इस युद्ध का संपूर्ण दोष किसके सिर मढ़ा गया? जर्मनी के सिर मढ़ा गया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जर्मनी को वास्तविक रूप से इसमें इस युद्ध का दोषी ठहराया गया। इसलिए हमें इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए प्रत्येक देश के मत को सोचने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रिया की। तो हम देखेंगे कि ऑस्ट्रिया को इस युद्ध के लिए सबसे पहले उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और इसके लिए हमें निम्न बिंदुओं को देखना पड़ेगा, जैसे सर्बिया के प्रति ऑस्ट्रिया की आक्रामक नीति, दूसरा सर्बिया की ऑस्ट्रिया विरोधी नीति और तीसरा ऑस्ट्रिया की अपनी आंतरिक कमजोरियां। हम ये बता चुके हैं कि ऑस्ट्रिया हंगरी एक विशाल साम्राज्य था और इसमें बहुत सारी जातियां निवास करती थी और ये जो जातियां थी वो अपनी राष्ट्रीयता के नाम पर स्वतंत्र होने का धीरे धीरे क्या कर रही थी? प्रयास कर रही थी। सर्बिया एक नवोदित राष्ट्र था, अर्थात उसका अभी अभी उदय हुआ था और इसके आसपास के स्लाव प्रदेशों को अपने राज्य में वो सम्मिलित करना चाहता था। कौन? सर्बिया। और इसका सीधा साधा अर्थ ये था कि बाल्कन प्रदेश से ऑस्ट्रिया के प्रभाव को समाप्त करना। और इसीलिए युवराज की हत्या के फलस्वरूप जब ऑस्ट्रिया को मौका मिला तो उसने झंझट पैदा करने वाले इन छोटे से राष्ट्र सर्बिया को सबक सिखाने का निश्चय किया। उसने सर्बिया के सामने इतनी कठोर शर्तें रखी कि सर्बिया अगर उसे मानता तो उसका एक सार्वजनिक रूप से अपमान होता। इस प्रकार ऑस्ट्रिया को यह विश्वास था कि जर्मनी के समर्थन के कारण रूस सर्बिया की मदद नहीं करेगा और यदि रूस ने प्रयत्न भी किया तो जर्मनी उसे रोक के रहेगा। इस प्रकार ऑस्ट्रिया और सर्बिया के मध्य जो संघर्ष था वो अधिक व्यापक नहीं होगा, परंतु इस प्रकार ऑस्ट्रिया का अनुमान गलत निकला और रूस ने तत्काल कार्रवाई कर दी। अतः हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रिया पर सर्बिया पर हमला करने और रूस को उत्तेजित करने का उत्तरदायित्व आ जाता है और उसके आक्रमण ने विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त कर दिया। दूसरी बात हम करते हैं सर्बिया की। विश्व युद्ध के लिए सर्बिया भी दोषी माना जा सकता है, क्योंकि बाद में जो जांच की गई, जब ऑस्ट्रिया के फर्डिनेंड की हत्या हो गई थी उसके बाद जो जांच कमेटी बिठाई गई उसमें ये पाया गया कि सर्बिया के उच्च अधिकारियों को युवराज की हत्या करने के षड्यंत्र के बारे में जानकारी थी और उन्होंने अपराधियों को पकड़कर इस कृत्य को रोकने का प्रयत्न नहीं किया बल्कि उन्हें प्रोत्साहित किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि युवराज की हत्या के लिए सर्बिया की सरकार अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थी। हत्या के बाद जब ऑस्ट्रियन सरकार ने उसे अपराधियों को पकड़ने और सजा देने के लिए कहा तो सर्बिया ने तत्काल कार्रवाई करना स्वीकार कर लिया था, लेकिन उस समय तक उसे रूस की तरफ से स्पष्ट आश्वासन या वचन नहीं मिला था। परंतु जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के सामने अपमानजनक शर्तें रखी तो उसने मानने से इनकार कर दिया। इस दृष्टि से उसका उत्तर संतोषजनक था, फिर भी युद्ध की सामग्री प्रस्तुत करने के दोष से सर्बिया को मुक्त नहीं किया जा सकता। अर्थात हम देखते हैं कि जो उसके उच्च अधिकारियों को पता था लेकिन उन्होंने उसकी हत्या रोकने की कोशिश नहीं की। अगली बात हम करते हैं रूस की।
अगर हम बात करें कि विश्व युद्ध का उत्तरदायित्व रूस पे भी था, तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ऑस्ट्रिया और रूस दोनों ही देश बाल्कन प्रायद्वीप में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। सेंट स्टीफनो की संधि बाल्कन के क्षेत्रों में रूसी सफलता की चरम सीमा थी, परंतु ऑस्ट्रिया ने इंग्लैंड, जर्मनी आदि के साथ मिलकर बर्लिन कांग्रेस के द्वारा रूस की व्यवस्था को न केवल तोड़ा मरोड़ा, अपितु रूस को अपमानित भी किया था। इसके बाद रूस ने सर्बिया को समर्थन देना शुरू कर दिया। इसका एक कारण यह भी था कि सर्बिया विशाल स्लाव राष्ट्र का निर्माण करने का आकांक्षी था और बाल्कन क्षेत्र में ऑस्ट्रियन प्रदेशों की अधिकांश जनता क्या थी? स्लाव थी। यदि सर्बिया सफल हो जाता तो उसका अर्थ होता ऑस्ट्रियन प्रभुत्व की समाप्ति, और ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रिया और रूस में संघर्ष होना स्वाभाविक था। परंतु युवराज की हत्या के बाद रूस की पहली महान शक्ति थी जिसने अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दिया। पहले रूस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध और बाद में ऑस्ट्रिया जर्मनी दोनों के विरुद्ध लामबंदी के आदेश किए। उसकी यह कार्रवाई ही उसका प्रमुख दोष मानी जाती है, क्योंकि अभी तक यह निश्चित नहीं था कि जर्मनी ऑस्ट्रिया की सहायता करेगा या नहीं। रूस की सैनिक तैयारी ने स्थिति को बदल दिया, क्योंकि जर्मनी को अब विश्वास हो गया था कि रूस के युद्ध में कूदते ही फ्रांस उसकी सहायता को भी आएगा। इस प्रकार रूस पर यह दोष दिया जा सकता है कि उसने युवराज की हत्या से उत्पन्न स्थिति का समाधान कूटनीतिक क्षेत्र की बजाय सैनिक क्षेत्र में सौंप दिया। विद्वानों का मानना है कि यदि रूस ने जल्दबाजी न की होती तो कूटनीतिक वार्तालाप के द्वारा समस्या का उचित हल ढूंढा जा सकता था। अब हम बात करेंगे जर्मनी की। प्रथम विश्व युद्ध को शुरू करने के लिए जर्मनी को सबसे अधिक जिम्मेदार ठहराया जाता है। कैसर विलियम द्वितीय की विदेश नीति तथा सैन्य वृद्धि ने सभी राष्ट्र को पहले से ही चिंतित कर दिया था। उसका सबसे बड़ा दोष यह था कि उसने ऑस्ट्रिया को बिना शर्त सहायता का वचन दिया। दूसरा दोष सैनिक अधिकारियों के परामर्श को अधिक महत्व देना था, और जर्मनी का तीसरा दोष इंग्लैंड और फ्रांस के संभावित कदम पर विचार किए बिना ही अपनी योजना बनाना था। जर्मनी के अधिकारियों को यह भी अनुमान था कि जर्मनी की प्रचंड शक्ति से टकराने का साहस रूस नहीं करेगा, और रूस के युद्ध में कूद पड़ने की स्थिति में भी जर्मन अधिकारियों को रूस के मित्रों विशेषकर इंग्लैंड के युद्ध में सम्मिलित होने की आशा नहीं थी, और इसी जो गलत अनुमान की वजह से उसने ये सब कदम उठाए। परंतु ये मानना न्यायोचित नहीं होगा कि जर्मनी ने पहले से बेल्जियम और फ्रांस को हड़पने की योजना बना रखी थी, क्योंकि युद्ध के शुरू होने के पहले तक जर्मनी के नागरिक अधिकारी और स्वयं कैसर विलियम द्वितीय युद्ध को टालने के लिए प्रयत्नशील रहे थे। परंतु जब सारा मामला सैनिक अधिकारियों के हाथ में चला गया तो उन्होंने ऑस्ट्रो सर्बियन संघर्ष को विश्वव्यापी बनाने में अधिक विलंब नहीं किया। कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक मानना है कि सैनिक अधिकारियों के गुप्त सुझावों के कारण ही ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के संतोषजनक उत्तर को ठुकराकर युद्ध की नीति अपनाई। अब हम बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस को विश्व युद्ध का दोषी इसलिए माना जाता है कि उसने आंख मूंद कर अपने मित्र रूस का साथ दिया। फ्रांस अपने राष्ट्रीय अपमान को कभी तक भूला नहीं था। उसने अभी तक जर्मनी से बदला लेने की भावना बनी हुई थी, क्योंकि आपको पता है कि 1870 में जर्मनी ने फ्रांस को हराकर अपना एकीकरण पूर्ण किया था, और उसने फ्रांस के अल्सेस और लोरेन 2 प्रदेश अपने अधिकार में कर लिए थे। परंतु फ्रांस अपने इस मित्र को जिसने उसे वर्षों की साधना तथा वह करके प्राप्त किया था, किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। किसको? रूस को, क्योंकि अगर वह रूस का समर्थन नहीं करता तो यूरोप में अकेला पड़ जाता। इसलिए जर्मनी द्वारा रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते ही फ्रांस ने अपनी आंतरिक सैनिक तैयारी शुरू कर दी। उसकी इस तैयारी से चिढ़कर जर्मनी ने उसके विरुद्ध भी युद्ध की घोषणा कर दी। ताकि फ्रांस का समर्थन नहीं करता तो ऑस्ट्रो सर्ब संघर्ष ज़्यादा से ज़्यादा रूस और जर्मनी तक ही व्यापक होता, परंतु ये विश्व युद्ध की नौबत नहीं आती। अर्थात हम कह सकते हैं कि फ्रांस भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार था। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लैंड की। जर्मन इतिहासकारों ने इंग्लैंड पर भी यह आरोप लगाए हैं कि रूस को उभारने और फ्रांस को रूस की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करने में इंग्लैंड का भी बहुत बड़ा हाथ था। इस पर भी इंग्लैंड ने अपनी असली नीयत किसी पर प्रकट नहीं की और सभी को अंधेरे में रखा। जर्मनी का यह भी मानना है कि इंग्लैंड जर्मनी की औपनिवेशिक और नौशक्ति की होड़ तथा बर्लिन बगदाद रेल मार्ग योजना से चिढ़ा हुआ था
और पर्दे के पीछे रहकर वो जर्मनी को चारों ओर से घेरकर उसका विनाश करना चाहता था। कुछ ऐसे ही अन्य इतिहासकारों का भी ये मानना है कि इंग्लैंड ने युद्ध घोषणा के पूर्व ही फ्रांस को सैनिक सहायता का वचन दे दिया था और इसलिए फ्रांस रूस की सहायता तत्काल तैयार हो गया था। कुछ भी सत्य रहा हो, लेकिन उपलब्ध जो साक्ष्य हैं उससे ये तो स्पष्ट होता है कि इंग्लैंड ने अंतिम समय तक युद्ध को रोकने और ऑस्ट्रिया और रूस से सीधी बातचीत संपन्न कराने के लिए अथक प्रयास किए, क्योंकि इंग्लैंड ने एक वैश्विक सम्मेलन बुलाने की बात कही थी, लेकिन उसकी ये बात नहीं मानी गई। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विश्व युद्ध का उत्तरदायित्व सभी प्रमुख शक्तियों पर है। हम किसी एक शक्ति को इसका उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। अगर किसी एक शक्ति को हम उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व थोपते हैं तो ये न्यायोचित नहीं है। प्रत्येक देश को इसमें कुछ न कुछ लाभ की आशा थी और पिछले कई वर्षों से वे ऐसे काम करते आ रहे थे जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें विश्व युद्ध में सम्मिलित होने के लिए विवश होना पड़ा। परंतु इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि इस युद्ध के लिए जर्मनी अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा अधिक उत्तरदायी था। अर्थात हम कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि पूरा का पूरा उत्तरदायित्व किसी एक देश पर तो नहीं डाला जा सकता, लेकिन अगर हम ज़्यादा या कम की बात करें तो हम देखते हैं कि ज़्यादा जो अगर हम उत्तरदायी ठहराए तो जर्मनी को माना जाएगा, क्योंकि उसने बिना शर्त ऑस्ट्रिया का समर्थन करने की एक संधि कर ली थी या उसको प्रोत्साहन दिया। इस प्रोत्साहन को पाकर ही ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण करने की सोची। और दूसरी बात, अगर हम सबसे कम दोष देने की बात करें तो हम इंग्लैंड को देना चाहेंगे, क्योंकि इंग्लैंड ने अंत समय तक भी इसको युद्ध को रोकने की कोशिश की। उसने ये प्रस्ताव रखा कि हमें एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाना चाहिए, लेकिन चूंकि ऑस्ट्रिया को जर्मनी का समर्थन पहले ही मिल चुका था, इसलिए उसने इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मांग को स्वीकार नहीं किया। और हमने जब पहले बता भी चुके हैं कि इंग्लैंड इस युद्ध में रूस के सम्मिलित होने के बाद भी सम्मिलित नहीं हुआ था, क्योंकि रूस ने 1 तारीख को लामबंदी कर दी थी। लेकिन इंग्लैंड ने फिर भी सेना तैयार नहीं की। लेकिन जब जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण किया तब इंग्लैंड को युद्ध में सम्मिलित होना पड़ा, क्योंकि बेल्जियम की रक्षा का उत्तरदायित्व इंग्लैंड ने अपने हाथ में ले रखा था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि युद्ध का उत्तरदायित्व किसी एक देश का न होकर सभी का था। लेकिन अगर इन जो देश थे, इन विभिन्न देशों ने अगर कूटनीति से काम लिया होता या बहुत महत्वपूर्ण फैसले करने में थोड़ा टाइम लिया होता तो शायद ये त्रासदी मानव जाति को सहन नहीं करनी पड़ती। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।